हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। तो बेटा हम लोग पढ़ रहे थे वेक्टर, याद है आपको वेक्टर हम पढ़ा रहे थे ना। तो हम लोग बेटा वेक्टर एनालिसिस पढ़ रहे थे जिसमें कि एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स के क्वेश्चन कर रहे थे। याद है एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। तो एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स के क्वेश्चन कर रहे थे। अब बेटा हम लोग क्वेश्चन ही करेंगे, आज भी क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन जितना ज़्यादा करेंगे उतना आपको एडिशन समझ में आएगा। क्वेश्चन कैसे बनाते हैं ये सॉल्व्ड एग्जांपल जो मैं करा रहा हूँ उसी से समझ में आएगा। तो बेटा हम लोग एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स के क्वेश्चन करेंगे, बट सब लोग याद रखिए रिवीजन प्रॉपर होना चाहिए। मेरा एक लाइफ का सिद्धांत है, स्टडी के दौरान हमेशा मैं इस बात में अलर्ट रहता था, आगे पढ़ो लेकिन पीछे का भूलो मत, हमेशा रिवाइज करते रहो। ज़्यादा पढ़ लो तो ज़्यादा रिवाइज करो। आप बहुत ज़्यादा पढ़ चुके हैं, अब आपको सब रिवाइज करना होगा। आपको पूरा अप्लाइड मैथ रिवाइज करना होगा, एरर इन मेजरमेंट रिवाइज करना होगा। वेक्टर जितना पढ़ा उतना, अब तो आपकी मेहनत और बढ़ेगी। अब आपकी मेहनत और बढ़ेगी, जैसे जैसे आप मेहनत बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे आप फिजिक्स में स्ट्रांग होते जाएंगे। और फिजिक्स अगर स्ट्रांग है बेटा तो समझ जाओ कि फिर तो बाकी सब्जेक्ट भी आप कर ही लोगे। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम लोगों को फिजिक्स में ही आती है, ये बहुत बड़ा फैक्ट है। फिजिक्स ही बहुत प्रॉब्लम आती है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि फिजिक्स के लिए जैसा मैंने कहा है वही काम करना है। रिवीजन और रिवीजन देख के नहीं, लिख करके, रिवीजन लिख करके करना है, तब जाके आप प्रॉपरली फिजिक्स सीख पाएंगे। तो चलिए हम लोग पढ़ाई करते हैं बेटा। हम लोग जो है क्वेश्चन कर रहे थे और भी क्वेश्चन करेंगे। जैसे मान लीजिए बेटा, बिल्कुल आराम से सुनिएगा। अगर मान लीजिए मैंने आपसे क्वेश्चन कहा बेटा, इफ टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर having magnitudes 2 unit and 4 unit, यूनिट मतलब बेटा कोई यूनिट होगी उसकी, 2 unit and 4 unit, then the resultant, then the magnitude of resultant may be, then the magnitude of resultant may be। देखिए बेटा मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट क्या हो सकता है, मे बी, और आपके सामने ऑप्शंस हैं, बिल्कुल आराम से सुनना। 1 न्यूटन, 8 न्यूटन, 4 न्यूटन, 10 न्यूटन। अब बेटा इसमें कौन सा मैग्नीट्यूड होगा, गेस करिए। तो हम यहां पर बेटा ये कहेंगे कि 2 वेक्टर है। इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनना, 2 वेक्टर है, ये 2 यूनिट है, 4 यूनिट है। तो देखिए 2 वेक्टर है, एक का मैग्नीट्यूड है 2 और दूसरे का मैग्नीट्यूड है 4। तो आप देखो बेटा मैक्सिमम जो रिजल्टेंट होगा वो कितना होगा, 4 + 2 6। मैक्सिमम रिजल्टेंट 4 + 2 6 एंड मिनिमम रिजल्टेंट इज 4 - 2 2। यानी बेटा बहुत आराम से सुनना कि रिजल्टेंट जो होगा उसकी मैक्सिमम वैल्यू 6 है और मिनिमम वैल्यू 2 है। यानी रिजल्टेंट 6 से बड़ा नहीं हो सकता और 2 से छोटा नहीं हो सकता, 6 से बड़ा नहीं हो सकता, 2 से कम नहीं हो सकता। 1 न्यूटन पॉसिबल नहीं है, या 1 यूनिट समझ लीजिए, ये पॉसिबल नहीं है। 8 न्यूटन क्योंकि 6 से बड़ा पॉसिबल ही नहीं है। 10 ये भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन 2 और 6 के बीच में 4 न्यूटन आता है, यस 4 आ रहा है, इसलिए सी ऑप्शन हो सकेगा, होगा।
तो बात दरअसल ये है कि आपको बिल्कुल आराम से समझना था। ये बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा कि मेरे पास दो वेक्टर है, दोनों के मैग्नीट्यूड 2 और 4 हैं, रिजल्टेंट क्या होगा? तो रिजल्टेंट में भी 4 हो सकता है, 1 नहीं हो सकता, 8 नहीं हो सकता, 10 नहीं हो सकता, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू है रिजल्टेंट का मैक्सिमम मैक्सिमम रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं? तो दोनों का मैग्नीट्यूड का सिंपल एडिशन करते हैं, 2 + 4 6। एंड मिनिमम कैसे करते हैं? तो सब्ट्रैक्शन करते हैं, बड़े में से छोटे को, 4 बड़ा है 2 छोटा है, 4 - 2 = 2। तो ये हमारे पास बेटा बेसिकली जो है ये 4 न्यूटन, यानी 2 और 6 के बीच में 4 आ सकता है, इसलिए 4 न्यूटन में भी रिजल्टेंट हो सकता है। बहुत क्लियर वर्ड्स में सिंपल कहानी है। और बनाते हैं बेटा, देखिए और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन बिल्कुल आराम से सुनना बेटा, बहुत आराम से सुनना। अगर मान लीजिए बोलेगा इफ द सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ if the sum of magnitudes of two vectors if the sum of magnitudes of two vectors, ठीक है, क्या ले ले बेटा? मान लो if the sum of magnitudes of two vectors is 12 यूनिट या 12 न्यूटन मान लो, चलो 12 न्यूटन। 2 फोर्सेस कर लो, वेक्टर को फोर्सेस कर लो, फोर्स भी तो वेक्टर क्वांटिटी है। मान लीजिए 2 फोर्सेस है, बोलेगा इफ द सम ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ 2 फोर्सेस इज 12 न्यूटन, ठीक। फिर उसके बाद द रिजल्टेंट ऑफ 2 फोर्सेस, the resultant of two forces is perpendicular to the smaller force, and its magnitude is कुछ भी मान लो। क्या मान ले बेटा? मान लो मैग्नीट्यूड अपन मान लेते हैं, इसको कर लो 16 न्यूटन और मैग्नीट्यूड मान लो 8 न्यूटन, ठीक है। ऐसा कर लेते बेटा, इफ द सम ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ 2 फोर्सेज इज 16 न्यूटन, द रिजल्टेंट ऑफ 2 फोर्सेज इज परपेंडिकुलर टू द स्मॉलर फोर्स कर लो, है ना, एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज 8 न्यूटन। then find the magnitude of two forces, दोनों फोर्स के मैग्नीट्यूड क्या होंगे? अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो बेटा, कंफ्यूज मत होना। ये क्वेश्चन की मैंने पूरी लैंग्वेज लिखी है ना, पूरा कंप्लीट क्वेश्चन लिखा। ये क्वेश्चन पहली बार में थोड़ा सा टिपिकल सा है, अगर मैंने समझा दिया तो आप सीख जाएंगे। और इसको बना लिखने के बाद, ये समझ जाने के बाद नोट्स में लिखेंगे, रफ में 2-3 बार आप करेंगे, 2-3 बार आप इसको रिवाइज करेंगे, इस क्वेश्चन को देखेंगे, लिख करके खुद से करेंगे, तब जा कर के आपको ये वाकई समझ में आ जाएगा, कभी गड़बड़ नहीं होगा। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है बेटा, क्वेश्चन पढ़ते हैं। इफ द सम ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ 2 फोर्सेस 16 न्यूटन, यानी बेटा हम इस क्वेश्चन में मानेंगे कि 2 फोर्सेस है, लेट अस सपोज F1 वेक्टर एंड F2 वेक्टर, 2 फोर्स है बेटा, इसका मैग्नीट्यूड F1 होगा, इसका मैग्नीट्यूड F2 होगा। तो पहले तो कह रहा है इफ द सम ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ 2 फोर्सेस 16 न्यूटन, यानी इन दोनों फोर्सेस का जो मैग्नीट्यूड है इसका सम 16 न्यूटन है, तो F1 + F2 = 16 न्यूटन। ये फर्स्ट इक्वेशन, घबराना नहीं बेटा, बिल्कुल आराम से सुनो, 16 न्यूटन, ओके। फिर बोलता है द रिजल्टेंट ऑफ 2 फोर्सेस, रिजल्टेंट मतलब दोनों वेक्टर का सम,
F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर के बाद जो रिजल्टेंट मिला, जो वेक्टर मिला उसे रिजल्टेंट बोलते हैं। द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेज इज परपेंडिकुलर टू द स्मॉलर फोर्स। अच्छा, इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो छोटे वाले फोर्स के परपेंडिकुलर है। मान लीजिए इन दोनों में कोई छोटा, मान लीजिए F1 वेक्टर छोटा है, तो बेटा ये इतना पढ़ने के बाद आप डायग्राम बनाइए। डायग्राम बनाइए, देखिए जैसे ये F1 वेक्टर है और ये F2 वेक्टर है। आप बोलेंगे सर ये ट्रायंगल वाला जो है आपने डायग्राम बनाया, ट्रायंगल ऑफ एडिशन में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, एक वेक्टर का हेड दूसरे का टेल, तो रिजल्टेंट किधर होगा, पहले के टेल से दूसरे की हेड की तरफ। बट ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है, मान लीजिए कि F1 वेक्टर छोटा मैग्नीट्यूड का, लेट अस सपोज इसका मैग्नीट्यूड छोटा है, तो बोल रहा है स्मॉलर फोर्स के परपेंडिकुलर होगा। क्या ये परपेंडिकुलर है? नहीं है। तो डायग्राम को हम सुधार करेंगे, डायग्राम में हम चेंज करेंगे। ये वाला जो है ये ऐसे रहेगा वेक्टर, तो मैं ऐसे करेगा ऊपर की तरफ ऐसे, तो ये इसकी दोनों की मुंडी मिली हुई, दोनों का एरो, ये देखो हेड मिला हुआ है, ऐसे आ जाएगा। मतलब बेटा इसको अगर ऐसे करोगे तो ये ऐसे लेट जाएगा। यानी बेटा हम डायग्राम अगर बनाएं तो हम डायग्राम में रिजल्टेंट ऐसे दिखाएंगे। ये देखिए 90 डिग्री हो गया, तो F2 वेक्टर ऐसे दिखाएंगे। ये देखिए बहुत आराम से, देखिए हेड टेल मिल रहा है और पहले के टेल से दूसरे के हेड की तरफ रिजल्टेंट है और 90 डिग्री में। तो जो क्वेश्चन करा उसके अनुसार डायग्राम बनाया। फिर बोला एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज 8 न्यूटन। ये जो रिजल्टेंट इसका मैग्नीट्यूड 8 न्यूटन है। ओके, तो अब मुझसे क्या कह रहा है, देन फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्सेज, F1 और F2 दोनों मैग्नीट्यूड, यानी F1 की वैल्यू फाइंड करनी है और F2 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्या करे भाई, कैसे करे, बड़ा लफड़ा है यार, बड़ा लफड़ा है यार। अब क्या करें, मदद तो कोई करेगा नहीं। बोलेगा सर आप पढ़ाते हो, आप जानो, आप पढ़ाते हो, आप जानो, हमें तो अब आंसर चाहिए, है ना। अच्छा, कोई टीचर फंसता है ना प्रॉब्लम में, बड़ा मज़ा आता है। अरे भाई साहब अब हो गया, अब इनकी पूरी मास्टरी ख़त्म हो गई, ऐसा फील होता होगा बेटा। चिंता मत करो बेटा, इट्स मी। मैंने जो है बहुत आराम से स्थिर दिमाग से इसको बिल्कुल सीखा हुआ है ना। मैं मानता हूँ कि किसी सवाल में मुझसे प्रॉब्लम हो सकती है, कोई प्रॉब्लम मेरे से नहीं बन सकता है, कोई क्वेश्चन नहीं बन सकता है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि अक्सर ऐसा होगा। नहीं, ये क्वेश्चन बहुत आराम से मैं बना दूंगा। देखो कैसे, ये 8 न्यूटन है बेटा। अब मैं रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड जानता हूं, तो मैं रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला नहीं लगाऊंगा क्योंकि थीटा नहीं मालूम है। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होता है √a² + b² + 2ab cos थीटा। अब दोनों वेक्टर के बीच का एंगल नहीं मालूम है, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। मैं यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगाता हूँ। पाइथागोरस थ्योरम, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर, यानी परपेंडिकुलर 8 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर दैट इज F1 स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर इज 64, इसको उधर उठा के भेज दो, F2 स्क्वायर माइनस F1 स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है बेटा, a + b × a - b। एक बार ऐड करेंगे और एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे, F2 + F1 × F2 - F1। और आप सोच के देखिए बेटा, अगर आपके पास ज़रा सा भी बुद्धि होता, F1 + F2 कितना है, 16 है। यानी देखिए F2 + F1 कितना है, 16 है। तो यहाँ पर बेटा 16 रख लेंगे, 16 × F2 - F1, 16 × 4 64। So F2 - F1 = 4। दिस इज सेकेंड इक्वेशन। मुझे मालूम है कि आपको महसूस अच्छा तो नहीं हो रहा होगा बेटा, है ना। ऐसा लग रहा होगा कि ब्लास्ट हो जाए, बिल्कुल एकदम दिमाग ब्लास्ट कर रहा होगा, एकदम प्रेशर कुकर की तरह सीटी बज रही होगी। हे भगवान, ये कितना खतरनाक सवाल। जबकि अगर आप 1-2 बार और अगर बना लिए तो यकीन मानो ये सवाल बहुत आसान है, यकीन मानो ये सवाल बहुत आसान है, बस प्रैक्टिस आपको करना होगा। अब बेटा हमारे पास 2 इक्वेशन है, F1 F2, और यहाँ भी F1 F2 2 इक्वेशन है बेटा। 10th में पढ़े थे, इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लो तो हमारे को F1 F2 मिल जाएगा। सो आइए बेटा ईमानदारी से आज इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करें।
F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 16, और यहाँ F1 माइनस के साथ पहले लिख लो, माइनस F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 4। दोनों ऐड कर दे तो प्लस F1 माइनस F1 कट जाएगा। 2F2 इज इक्वल टू 20, 16 प्लस 4 20, तो F2 इज इक्वल टू 10 न्यूटन। देखो F2 निकल के आ गया 10 न्यूटन। और अगर मुझे F1 सॉल्व करना है बेटा, अगर मुझे F1 सॉल्व करना है तो मैं क्या करूँगा, F2 की वैल्यू किसी एक बार यहाँ ही रख दो यार। F1 प्लस F2 की वैल्यू 10 इक्वल टू 16, तो F1 इज इक्वल टू 16 माइनस 10 दैट इज 6 न्यूटन। देखो मेरे पास F1 भी है और मेरे पास F2 भी है। F1 की वैल्यू 6 न्यूटन, F2 की वैल्यू 10 न्यूटन। तो मैंने बहुत ईमानदारी से इन सवालों को बनाया बेटा, बहुत ईमानदारी से। ये सवाल मैं बना रहा हूँ जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े, आप बहुत अच्छा फील करें। कंफ्यूज मत होना, बिल्कुल आराम से सुनना। मैं हूं ना, मैं समझा रहा हूँ आपको। इस क्वेश्चन को 2 बार 3 बार करना है, एटलीस्ट 3 टाइम्स तो जरूर करना। एक बार नोट्स में और रफ में 2 बार एकदम लिखना है, अपने से बनाना है, फिर लिखना है, खुद से बनाना है। कोई भी देख करके प्रीवियस जो बनाए उसको देख कर मत कॉपी करना। क्या फ़ायदा, क्या करोगे, किसको दिखाओगे, कहाँ लेके जाओगे, खुद से करना है। आपको अपनी छोटी छोटी ईमानदारी खुद से बरतनी होगी ना। आप अपने आप में ईमानदार रहो, अपने काम में ऑनेस्ट रहो, फिर देखो उसके रिजल्ट्स बढ़िया मिलेंगे बेटा, बिल्कुल बढ़िया मिलेंगे। वो कहते हैं ना, आप जैसा बोलते हो दूसरों के सामने तो आपका इमेज भी वैसा ही बनता है। लोग आपके बारे में बोलता है, अरे वो तो ऐसे कह रहा था, अरे वो तो ऐसे कह रहा था। उसी तरह से बेटा इस पढ़ाई के साथ भी है कि अगर आपने ईमानदारी नहीं करा ना तो यहाँ पर कोई बोलने वाला नहीं, यहाँ नोट हो जाता है, यहाँ नोट हो जाता है कि अच्छा तुमने यहाँ मक्कारी करा है, और वो मक्कारी नोट हो गया। उसके बाद वो मक्कारी का रिजल्ट तुमको मिलेगा फाइनली। चिंता मत कर रहा हूँ, मक्कारी जो है मिलेगा रिजल्ट। इसलिए मैं बोलता हूँ कि कोई ज़रूरत नहीं है आपको, ऑनेस्ट रहो। इस क्वेश्चन को अगर ऑनेस्टली से कोई 2-3 बार बना ले तो यकीनन उसे आ जाएगा, कोई दो राय नहीं है। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनिएगा प्लीज़, ध्यान से सुनिएगा प्लीज। देखिए बिल्कुल आराम से सुनना बेटा, ध्यान से समझना। अब यहां बेटा देखिए 2 वेक्टर्स, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे बेटा। 2 वेक्टर्स A vector and B vector having equal magnitude of (10) unit each and makes 20 degree and 110 degree with positive x-axis, then find magnitude and direction of रिजल्टेंट वेक्टर। अब बेटा इस क्वेश्चन में बहुत ईमानदारी से एक बात ये मुझे बताओ, मुझे रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सॉल्व करना है। अब आप ये सोचो इस सवाल को बनाएंगे कैसे। और पहले बेटा वीडियो रोक लेना, इस क्वेश्चन को लिखने के बाद वीडियो रोक लेना और पहले खुद अटेम्प्ट लो, खुद अटेम्प्ट लो। तुम्हारे पास पेन है, तुम्हारे पास कॉपी है, तुम्हारे पास क्वेश्चन है यार, पढ़ो, सोचो, दिमाग लगाओ, वीडियो रोक लेना बस। अब देखो आपने ट्राई करा, बहुत ईमानदारी से ट्राई किया होगा, और ट्राई करने के बाद नहीं बना तो कोई बात नहीं, इट्स ओके। हम इंसान हैं भाई, हम भगवान नहीं हैं, हम इंसान हैं, हम सीख सकते हैं, उस काम को अच्छे से कर सकते हैं। आपको किसी ने बैठ करके इंस्टाग्राम चलाना सिखाया? आपको किसी ने बैठ करके व्हाट्सएप चलाना सिखाया?
नहीं ना, आप खुद सीख गए ना, आप में सीखने की टेंडेंसी तो है ना, आप सीख सकते हैं, ये बात प्रूफ हो चुकी है ना। आप बहुत सारे ऐसे काम कर चुके हैं ना जिसके लिए कोई प्रॉपर ट्रेनिंग, कोई प्रॉपर क्लास नहीं चली ना। आप व्हाट्सएप चलाना जानते हैं, आप इंस्टाग्राम चलाना जानते हैं, आप फेसबुक चलाना जानते हैं, आप किताब पढ़ना जानते हैं, ये सब कुछ आप खुद करते हैं ना। इसका मतलब इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप लर्निंग आपकी बहुत स्ट्रांग है, आप बहुत जल्दी सीख सकते हैं, बिना किसी के बताए आप चीज़ों को पकड़ लेते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो फिजिक्स के लिए भी आप कर सकते हैं ना, आप कर लेंगे। आप लर्निंग करते हैं, आप सीख जाते हैं और बाकी चीज़ों को सीख सकते हैं, तो इसे क्यों नहीं सीख सकते? आप इसमें क्यों ऐसा कुछ लोग को होता है कि वो जो है बोलते हैं अरे यार फिजिक्स बड़ी टफ होती है। मुझे नहीं लगती फिजिक्स बड़ी टफ है, मुझे बल्कि फिजिक्स ज़्यादा आसान लगती है। और ऐसा इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मैं इसका टीचर हूँ, ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरा बचपन से मेरा फिजिक्स में इंटरेस्ट रहा है। मैं 9th क्लास से जब फिजिक्स का वाइड रूप देखा, वाइड रेंज देखा, तो मुझे उससे डर नहीं लगा, बल्कि मुझे मज़ा आने लगा कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्या होता है। रीजंस मुझे मिलने लगे और उसके आंसर मुझे मिले। तो बेटा इसलिए फिजिक्स इंटरेस्ट मेरा स्टार्टिंग से था और मैं बहुत जल्दी सीख लेता हूँ। आप याद रखना, मैं बहुत जल्दी सीख लेता हूँ। मैं सीखते टाइम पे ये नहीं सोचता कि ये छोटा है या ये फिर ये छोटा काम करता है, बिल्कुल नहीं। मुझे सीखने को मिल जाता है, मैं उसे सीख लेता हूँ। मैं सामने वाले को बताता भी नहीं कि आपसे मैंने कुछ सीख लिया है भाई, लेकिन सीख लिया है। इसलिए आपको बोल रहा हूँ कि आप सीख सकते हैं। आपने कितनी बार प्रूफ किया है अपने आप को कि आप सीख सकते हैं, और आप सीख करके उस काम को करते हैं, तो क्यों नहीं इसे आप सीख सकते? बिल्कुल सीख सकते हैं। बी पॉजिटिव। हम इंसान हैं भाई, पॉजिटिव क्यों ना रहें? लाइफ कितनी खूबसूरत है, कितनी सुंदर लाइफ है, इसे हम और भी अच्छा बना सकते हैं। हमेशा याद रखिए, एजुकेशन कभी भी खराब नहीं जाती है, जाया नहीं जाएगी, बर्बाद नहीं होगी। अगर आपने एजुकेशन लिया है तो वो किसी न किसी रूप में उस मेहनत का रिजल्ट भी जरूर मिलेगा। मैंने मेहनत करा, मैंने खूब मेहनत करा, कड़ी मेहनत करा, और आज मुझे ये फिज़िक्स मुझे लौटा रही है। मेरे को जॉब मिली, मेरे पास जॉब है, और इस जॉब की वजह से मैं बहुत सारे अपने चीज़ें जो रोज़मर्रा की चीज़ें होती है वो पूरा कर लेता हूँ। एक लाइफ स्मूथ मेरे को बना इसी फिज़िक्स की वजह से। तो ये फिज़िक्स को मैंने जितना टाइम दिया, आज मुझे वो पाई लौटा रही है कि आपने यार इतना टाइम दिया, इतने इंटरेस्ट से पढ़ा, अब लो वापस बिल्कुल। इस प्रॉब्लम में, इतनी बड़ी पैंडेमिक सिचुएशन में भी आप ये समझो बेटा, मेरी जॉब प्रिजर्व है, मैं जॉब में हूँ। बहुत लोग की जॉब जा चुकी है, वो बेरोजगार हैं, बट मैं जॉब में हूँ बिकॉज मैंने एजुकेशन ली है, मैंने पढ़ाई करा है, मैंने मेहनत करी है, और वो मुझे फिर वापस मिल रहा है। तो इस इतने ख़राब हालात में भी मैं डट के खड़ा हूँ। तो मैं अंदर से स्ट्रांग क्यों हूँ? क्योंकि मैंने पढ़ाई करा है और वो मुझे वापस मिल रहा है। अगर आप पढ़ लेंगे तो लाइफ के हर फेज़ में आपका धन दौलत सब कुछ लुट जाएगा, पैसा प्रॉपर्टी सब बिक जाएगा, लेकिन एक चीज़ नहीं बिकेगी, और वो है आपकी पढ़ाई, वो है आपकी एजुकेशन, वो है आपका टैलेंट जो आपके सब्जेक्ट में है। इसीलिए बोल रहा हूँ कि ये ऐसा आपको मिल रहा है, एक ऐसी एजुकेशन मिल रही है जो आपको स्टैंड करेगी। आप सिर उठा करके लाइफ को जी सकेंगे, कभी भी आपको छोटी छोटी चीज़ों के लिए तरसना नहीं पड़ेगा। एक अच्छी एजुकेशन वाला इंसान अपनी व्यवस्था खुद बना लेता है, और उसके आसपास ऐसी व्यवस्था बन जाती है कि उसे कभी फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं, कभी रेपुटेशन प्रॉब्लम नहीं, कभी पागलपंती नहीं, बहुत ईजिली आराम से हो जाता है। आप लाइफ की जिस फेज़ में बेटा आप हाईली एनर्जेटिक हैं, आप एनर्जी के पूरे बैंक हैं, बहुत एनर्जी आप में है, आप उस एनर्जी को अगर पढ़ाई में लगा देंगे तो आपकी लाइफ बड़ी सुंदर बनेगी। अगर आपने लाइफ में जो ये एनर्जी आपको इस एज में मिली है, वो एनर्जी अगर आपने मूवीज़ देखने में लगाया, आपने वीडियो गेम खेलने में लगाया, आपने सोशल मीडिया पर अपना टाइम ख़राब करा, एनर्जी ख़राब करा, दोस्तों के साथ घूमने में लगाया,
तो बहुत गलत है। आप स्पोर्ट्स खेलिए, आप पढ़ाई करिए, स्पोर्ट्स खेलिए, अच्छा खाइए, हेल्दी रहिए, क्योंकि हमने बचपन में पढ़ा था बेटा कि एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, एक हेल्दी बॉडी में ही हेल्दी माइंड होता है। और हेल्दी बॉडी बनेगा कैसे? अच्छा खाओ, स्पोर्ट्स में जाओ, खेलो कूदो, फिजिकल एक्सरसाइजेस करो, सुबह साइकिल उठा के कॉलोनी में चक्कर लगा लो, थोड़ा दौड़ लो, थोड़ा भाग लो, क्या प्रॉब्लम है ना? छत पे जाओ, थोड़ा एक्सरसाइज कर लो, उठक बैठक कर लिया, पनिशमेंट मिलता था ना, उठक बैठक कर लिया, है ना? थोड़ा सा योगा कर लिया, थोड़ा सा मतलब कूद लिया, बस इस तरह से कि हम फिजिकली फिट रहें। और अगर आप फिजिकली फिट होते हैं तो आपका माइंड भी फिट रहेगा, और माइंड फिट रहेगा, फिर देखिए एजुकेशन कैसे दिमाग में घुसेगा, बिल्कुल ऐसे 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 बिल्कुल घुसेगा। सो बी पॉजिटिव, आपको बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला हुआ, ये टाइम इतना बढ़िया आपके लिए कि आप इसको बहुत अच्छा से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आइए बेटा बढ़ते हैं, इस सवाल को देखते हैं क्या कह रहा है भाई। बड़ा खतरनाक सा लग रहा होगा, लेकिन देखिए डरिएगा नहीं, मैं हूं ना। ध्यान दीजिए बेटा, क्वेश्चन कह रहा है टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड 10 यूनिट ईच। अच्छा, दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड 10 यूनिट है, मतलब ए का भी 10 यूनिट, बी वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड 10 यूनिट, एंड मेक्स 20 डिग्री एंड 110 डिग्री विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ओ डायग्राम बना लेता हूँ। पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये देखिए बेटा, डरिएगा बिल्कुल नहीं, मैं हूं ना, यहीं पे हूं, परेशान मत होना। देखिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ए वेक्टर एक्स के साथ 20 डिग्री का एंगल, ये ए वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 10 यूनिट है, वो एक्स के साथ 20 डिग्री का एंगल ये बना रहा है, घबराना नहीं, मैं हूं ना, बस आप देखते रहो। फिर बी वेक्टर 110 डिग्री, 110 डिग्री एक्स एक्सिस के साथ, तो 90 तो यही होता है, 110 का मतलब 90 से बड़ा हो गया ना, इधर आएगा। ओके, अच्छा ऐसे ये बी वेक्टर है बेटा जिसका मैग्नीट्यूड है 10 यूनिट, है ना। पहली बार में लोग डायग्राम बनाने में भी दिक्कत होता है। अगर आपको दिक्कत हो तो आप अपने आप को नेगेटिव मत लगे, यार हम तो दुनिया के सबसे बड़े गधे हो गए, ऐसा कुछ नहीं है यार, इट्स ओके, होता है यार, होता है, गलतियां होंगी, समझ नहीं आएगा, लेकिन जब जान गए और फिर उसके बाद जानने के बाद भी गलती हो रही है, तब आप दुनिया के सबसे बड़े गधे हो सकते हो। पहली बार में नहीं, ये सिखा दिया। अब अगर कहीं पे क्वेश्चन आ गया और आप उसके बाद भी ना बना पाए तो आप साबित कर लेंगे कि हाँ आप सबसे बड़े बैल हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब ये देखिए एक्स एक्सिस के साथ 110 डिग्री। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, बोला देन फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर, ओहो हो, अरे पहले तो दोनों का टेल टेल मिल रहा है ना, ओए टेल टेल मिल रहा है, देखो ये वेक्टर दोनों का टेल टेल मिलता है तो रिजल्टेंट पैरेललोग्राम लॉ से बनाते हैं। कैसे? इसके पैरेलल ये, इसके पैरेलल ये, पैरेललोग्राम बना दिया और रिजल्टेंट डायगोनली ऐसे। अरे वाह, रिजल्टेंट समझ में आ गया। ये रिजल्टेंट वेक्टर कितने प्यार से बनाया, देखिए इस साइड के पैरेलल ऐसे, फिर इस साइड के पैरेलल ऐसे, और ये रिजल्टेंट प्लॉट कर दिया। अब मुझे इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, तो हम बोलेंगे रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या होता है, √a² + b² + 2ab cos थीटा। ओके भैया, ए मतलब ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना बेटा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 10 है, तो 10 का स्क्वायर 100, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी 10 है, 10 का स्क्वायर 100, 2 × 10 × 10 100 cos, और थीटा क्या होता है बेटा, ए वेक्टर और बी वेक्टर बीच का एंगल मतलब ये एंगल, ओहो हो, ए वेक्टर और बी वेक्टर बीच का ये एंगल कितना होगा बेटा, जल्दी बताओ। तो 110 में से 20 सब्ट्रैक्ट करो, 110 में से 20 सब्ट्रैक्ट किया तो 90 आएगा। यस, ये 90 डिग्री का एंगल है। तो बोलेंगे सर ये 90 डिग्री है, cos 90 तो 0 होता है, ये खत्म हो गया। 100 + 100 दैट इज 2 × 100, 200 को 2 × 100 कर लिया, ये टर्म 0 हो गया, 0 × 200, ये टर्म खत्म। 100 + 100 200, 200 को 2 × 100 यानी 10√2 यूनिट, 10√2 यूनिट। पहली बात तो सिंपली
और बेटा डायरेक्शन, तो देखिए दोनों वेक्टर का डायरेक्शन कैसे निकाला गया, एक्स के साथ एंगल बता करके, ये एंगल 20, ये एंगल 110, तो रिजल्टेंट भी एक्स के साथ कितना एंगल बना रहा है ये निकालेंगे। और अगर आपको याद हो बेटा, तो जब दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड बराबर हो, देखो 10 और ये भी 10, तो रिजल्टेंट क्या होगा, बीचों बीच होगा, एंगल को आधा आधा बांटेगा। बीच का एंगल कितना है 90 है, तो 45 इधर 45 इधर, ये कितना होगा बेटा जल्दी बताओ, 45 डिग्री। बताया था जब दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होता है तो रिजल्टेंट ठीक बीचों बीच होगा, नहीं एंगल को आधा आधा बांटेगा। 90 डिग्री एंगल है तो 45 रिजल्टेंट इसके साथ 45, इसके साथ भी 45। तो देखो बेटा 45 + 20 कितना होगा, 45 + 20 65 डिग्री विद एक्स एक्सिस। तो डायरेक्शन लिखेंगे, डायरेक्शन ऊपर लिख लूँ, कहाँ लिख लूँ, चलो डायरेक्शन के लिए इधर लिख लेता हूँ। टेंशन नहीं लेने का भाई, टेंशन नहीं लेने का भाई। तो मैं डायरेक्शन लिखूँगा, डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर, तो हम बोलेंगे 65 डिग्री विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन का आंसर दिया, इस तरह से इस क्वेश्चन का मैंने आंसर दिया। और कोई भी बच्चा घबराएगा नहीं भाई, कोई भी बच्चा घबराएगा नहीं, बिल्कुल घबराना तो है ही नहीं, ये हमारा काम नहीं है घबराने का। आगे बात समझ में बेटा, तो ये था, इस क्वेश्चन को समझिएगा और इस क्वेश्चन को नोट्स में रफ में 2 बार गैप के बाद रफ में नोट्स में लिखा उसी समय रफ में करो, तो पता ही नहीं चलेगा कि तुम्हें वाकई में आया कि नहीं आया। कुछ ब्रेक लो, 10 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, दिन खत्म नहीं करना, उसी दिन सोने से पहले फिर ये सवाल बनाने हैं। बना लिया और बिल्कुल उस समय बन गया, थोड़ा बहुत अटकोगे फिर देखोगे नोट्स में कैसे बनाता, अच्छा हाँ प्रॉब्लम हो तो वीडियो में देख लिया, अच्छा ऐसे, और फिर जब उसको बनाओगे तो वो परफेक्ट हो जाएगा, एकदम परफेक्ट हो जाएगा, फिर दिक्कत नहीं आएगी। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते बेटा, घबराना बिल्कुल नहीं, घबराना बिल्कुल नहीं। चलिए देखते हैं बेटा अगला क्वेश्चन क्या है। मान लीजिए बेटा हमसे क्वेश्चन कहा कि सपोज दैट दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। ये मान लीजिए ए वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 10 यूनिट है, ये बी वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड भी 10 यूनिट है, कोई डरेगा नहीं, और ये 30 डिग्री एंगल है, ये 60 डिग्री एंगल है। हमसे बोला फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। और मान लीजिए हम 4 ऑप्शन भी दे देते हैं। पहला ऑप्शन 20 cos 30, दूसरा ऑप्शन 20 cos 15 डिग्री, तीसरा ऑप्शन 10 cos 30, 10 cos 15 डिग्री, ऐसे ऑप्शन है बेटा। अब ये 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही होगा भाई? पहली बात तो रिजल्टेंट, पहले इस डायग्राम में क्या रिजल्टेंट प्लॉट कर सकते हैं? अच्छा, मैं रिजल्टेंट प्लॉट करने के लिए ए वेक्टर और बी वेक्टर का रिजल्टेंट प्लॉट करना है, इसके लिए मैं ट्रायंगल लॉ लगाऊं कि पैरेललोग्राम लॉ लगाऊं? बताओ बेटा, गेस करो, ट्रायंगल लॉ लगाऊं कि पैरेललोग्राम लॉ? क्योंकि बोलोगे तो सीखोगे, जल्दी बताओ। तो हम यहाँ पे पैरेललोग्राम लॉ लगाएंगे क्योंकि टेल मिलना है। अच्छा, मैंने देखा है कुछ इतने बड़े वाले खतरनाक होते हैं भाई, पता है रिजल्टेंट कैसे बनाते हैं? सर ये रिजल्टेंट है, सर ये रिजल्टेंट है। अरे बिना सिर पैर के तुमने रिजल्टेंट बना दिया यार, ये कैसा होता भाई? ये कहाँ से आया? ऐसे थोड़ी ना खींचना सिखाया, ऐसी गलती आप ना करना, ऐसे तो मैंने नहीं बताया, ऐसे नहीं बनाते बेटा। पैरेललोग्राम पहले बनाते हैं, इसके पैरेलल यहाँ से लाइन खींचिए पैरेलल, थोड़ा गेस करिए, फिर इसके पैरेलल यहाँ से लाइन खींचे ऐसे, ये मिला तो रिजल्टेंट बिल्कुल यहाँ से यहाँ तक। मैंने देखा है बहुत सारे बेवकूफ़ों को, पता है कैसे करेंगे? मैंने जैसे एक बार क्वेश्चन दिया कि ये बेटा 3 न्यूटन है और एक वेक्टर 4 न्यूटन है,
चलो बेटा रिजल्टेंट बताओ। तो मैंने देखा, लिटरली आप बताओ कि मैंने देखा ऐसे स्टूडेंट को, मतलब इतना पढ़ाने के बाद भी बोलते सर रिजल्टेंट ये बीच में। मन तो किया कि यार एक आध घुमा के रैपिड मारो, बिल्कुल सवेरे दांत बाल बिल्कुल बाहर आकर के बैठ जाए। इतने दिनों से पढ़ा रहा हूँ, लेकिन वैसे स्टूडेंट मैंने देखा है भाई, बिल्कुल आराम से पूरा वेक्टर हो गया। क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ और उसके बाद मैंने क्वेश्चन दिया तो मैंने देखा ऐसे बनाया। अरे बेवकूफ़, अगर मैंने पढ़ाया, मैंने उसको खूब डांटा, ढंग से डांटा, भाई ऐसी गलती कैसे कर रहे हो भाई, इतना वेक्टर पढ़ लिया आपने, कैसे गलती कर लिया। ये रिजल्टेंट के लिए, पैरेललोग्राम लॉ के लिए पहले पैरेललोग्राम तो बनाइए, और डायगोनल यहाँ से यहाँ तक, पूरा यहाँ से यहाँ तक वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर है। तो यहाँ पर भी बेटा रिजल्टेंट वेक्टर ऐसे प्लॉट करना है। ये बहुत सारे बच्चे गड़बड़ करते हैं, आपको समझ में आया ना, आप गड़बड़ नहीं करना, ठीक है, आप गड़बड़ नहीं करना। अब बेटा रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, तो R बराबर होता है √a² यानी 10 का स्क्वायर 100, b² यानी 10 का स्क्वायर 100, 2 × 10 × 10 100 कॉस, और दोनों के बीच का एंगल जल्दी बताओ, दोनों वेक्टर बीच का एंगल, ये एंगल, तो देखिए 60 डिग्री में से 30 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 30 आएगा, तो 30 डिग्री है ना बेटा। अब पंगा क्या है, मेरी बात सुनना, पंगा ये है कि यहाँ पर ध्यान से देखो बेटा, 100 + 100 200 + 200 cos 30 डिग्री। अब हमें जो है कुछ जैसे क्या है, इसके आगे करे क्या, इस तरह का फॉर्मेट में आंसर है। तो बेसिकली बेटा आप एक बात समझो बेटा, ध्यान से मेरी बात सुनना, बहुत आराम से सुनना। अगर आप 200 और 200 ध्यान से देखो कॉमन हो गया। अब कुछ बच्चे सोचेंगे अरे यार cos 30 की वैल्यू रख लेते हैं, तो cos 30 डिग्री √3/2 होता है, लो फंस गया। अब √3/2 और हमें आंसर इस फॉर्मेट में लाना है, फंस गया ना मामला, इस फॉर्मेट में तो आएगा ही नहीं, √3/2 आपने लिखा भरा था, फैल गया। तो यहाँ पर हम दिमाग लगाएंगे, देखिए इसीलिए मैं आपको करा रहा हूँ ये सारे क्वेश्चन, मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट ऐसा बाउंड्री बना दूंगा, इतना वाइड बाउंड्री बना दूंगा कि क्वेश्चन आने के बाद लगेगा कि रे आता है, कहाँ परेशान हो, आता है। देखो अब यहाँ पर बेटा हम इसमें 1 + cos 30 ही लिखेंगे इसे, और पता है क्या लिखेंगे, सुनो ध्यान से। अब मैं क्या करूँगा, कलाकारी सुनना, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री लगाऊंगा। ट्रिग्नोमेट्री में मैंने आपको कराया था 1 + cos 2θ = 2 cos² θ, आपको शायद याद नहीं होगा, ये कराया मैंने। 1 + cos 2θ = 2 cos² θ, ये मैंने कराया है बेटा, मना नहीं करना। तो वही करेंगे, 2θ की जगह 30 अगर है तो यहाँ 2θ का आधा 15, यानी R बराबर हो जाएगा √200 एंड 1 + cos 30 दैट इज 2 cos², और 30 है तो उसका हाफ 15। देख रहे हो, स्मार्ट, बी स्मार्ट, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को कराया। इस क्वेश्चन को कराने का मतलब ये हुआ कि व्हेनेवर आप इस तरह का सिचुएशन फेस करें और आपके आंसर इस तरह से हो, तो हाउ टू डील विद दिस टाइप ऑफ सिचुएशन। मैंने आपको, अगर आपका बैटल ग्राउंड में अगर ये सिचुएशन फेस किया आपने, तो आप कैसे इससे बाहर निकलेंगे, ये मैंने आपको तरकीब बताई। ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे, और अब बस 200 × 2 400 हो जाएगा बेटा, 400 बाहर आएगा 20, और cos² है तो रूट से बाहर आएगा 20 cos 15 डिग्री। व्हाट विल बी द आंसर, जल्दी बताइए। तो आंसर इज बी, 20 cos 15 डिग्री। तो बेसिकली बेटा ये आपको मैंने आज क्वेश्चन कराया, आपको मैंने हर पॉइंट समझाया, और आज जा कर के आज आप जो है बिल्कुल अच्छे से सारे क्वेश्चन रिवाइज कर लेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही बस, थैंक यू।